नमस्कार दोस्तों, बॉस्किन कोचिंग क्लासेज जीके हब जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डे रूटीन की वीडियो की कड़ी में वही आज फिर नई एक करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी अपन बात कर रहे थे। जो पीडीएफ नोट्सों की है दोस्तों, मैं व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार लिख लें, लिख कर ही पढ़ें। तो ये डे रूटीन की जो वीडियो की आज 5वीं क्लास ले रहे हैं अपन, तो 5वीं क्लास ले रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले वाले को रिवाइज करो और बार बार इनको देखते रहो, तो आपको एग्ज़ाम में करंट जीके क्लियर होगी। और ठीक है दोस्तों, बाकी आप नेक्स्ट देखिए। आदि न्यूज़ अपन ने कर ली थी। आदि न्यूज़ का ये पीडीएफ है, जनवरी फरवरी से है ये, तो ये ले लेते हैं अपन। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर देखिए आप, जो देखो करंट न्यूज़ में आप, हाल ही में भारत के 3 राजधानी के प्रस्ताव को विधानसभा में पारित किया, ऐसा बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश होगा। अब देखो सुनो, इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में 3 राजधानियाँ, प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होती है, लेकिन ये पहला राज्य ऐसा होगा जिसकी राजधानियाँ 3 होगी। एक राज्य की 3 राजधानियाँ होगी, वो किसकी होगी? आंध्र प्रदेश को। अब आंध्र प्रदेश के बारे में मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो आंध्र प्रदेश है, ये 2014 में विभाजित कर टुकड़ा हुआ था इसका, वो टुकड़ा था तेलंगाना। तो जब ये अलग हुआ था तो क्या बात कही गई थी कि अलग जब करते हैं, जब राज्य विभाग है ना भारत का, परिसीमन करके क्षेत्रों को, राज्य को अलग बंटवारा करता है, तो वैसे राज्य का बंटवारा अलग होता है। एक तो जनसंख्या के आधार पर, एक परिसीमन के आधार पर, एक होता है आपका संस्कृति के आधार पर, ठीक है, किस किस की संस्कृति क्या है उसके आधार पर, तो कुछ आधार लेते हैं। एक मुख्य आधार होता है भाषा, भाषा के आधार पर। अब भाषा के आधार पर अलग किया गया था इसको। तो बस पहली बात तो क्या गई, आंध्र प्रदेश का विभाजन जो किया गया, तेलंगाना का जो गठन किया गया था 2014 में, वो किस आधार पर हुआ था? तो एक क्वेश्चन तो क्या हो गया दोस्तों आपका, भाषा के आधार पर अलग हुआ था। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में पहला राज्य भाषा के आधार पर अलग हुआ था, वो था आपका असम। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? असम। प्रथम बार किसको अलग किया गया था? असम को राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1951 के अंदर, और अधिनियम बना दिया था 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पुनर्गठन आयोग जो है उसने भाषा के आधार पर प्रथम बार तो असम को लेकर, अंतिम राज्य कौन सा हो गया दोस्तों आपका? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना में इनको करा था अलग। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी पहले? हैदराबाद। तो ये बात ये थी कि जो हैदराबाद राजधानी है ना, जो नया राज्य बनेगा उसकी 10 साल तक राजधानी रहेगी ये, जो हैदराबाद। और जो आंध्र प्रदेश है उसकी नई राजधानी बनाई थी अमरावती। कौन सी बनाई थी? अमरावती। तो ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछ चुका है एग्जाम में कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती। तो अमरावती तो किसकी रहेगी? जो नया राज्य बनेगा उसकी नहीं, जो पुराना राज्य था, पुराना कौन सा था? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। और हैदराबाद जो उसकी राजधानी थी पुराने की, वो राजधानी आपकी कौन सी थी? आपकी हैदराबाद थी। तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की नहीं, तेलंगाना की होगी। लेकिन अब तेलंगाना की तो वो ही है, 10 साल से पहले ही चेंज कर दिया, इसको संशोधन लाया। तो भारत में एकमात्र राज्य है ऐसा आंध्र प्रदेश जिसकी 3 नई राजधानियां बना दी। और वो तीनों नई राजधानियां कौन कौन सी है दोस्तों आपकी? अभी देखो बात कर रहे हैं अपन, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अभी वर्तमान में आजकल ऐसे क्वेश्चन एसएससी के टाइप से भी पूछने लग गए, फैक्ट भी पूछते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होगी। एक तो होगी विशाखापट्टनम, आपको पता है विशाखापट्टनम बंदरगाह है तो प्रसिद्ध है, यहाँ पर अब 13वां बंदरगाह है, जहाँ पर क्या होगी? कार्यपालिका, मतलब जो विधानसभा और विधान परिषद होगी वो कहाँ पर होगी? आपकी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। अमरावती, इसमें विधायी शक्तियाँ होगी। विधायी शक्तियाँ का मतलब जितने भी कोर्ट वगैरह होंगे, कानून बनेगा, तो वो कहाँ होगा? अमरावती के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका हो जाएगा कुन्नुल। एक कौन सा? कुन्नुल। कुन्नुल में क्या होगी? उसकी मुख्य राजधानी जो कैपिटल है ना, वो कहाँ पर होगी? कुन्नुल में। तो और तेलंगाना को अलग कब किया? 2014 में। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ये बात हो गई भाषा के आधार पर। प्रथम राज्य कौन सा था? असम। आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती राजधानी कौन सी थी? अमरावती। बोलो ये क्लियर है क्या? आगे चले। आगे
भारतीय शहर हैदराबाद को विश्व के गति, अब देखो सुनो, अभी हैदराबाद इधर भी आया और फिर हैदराबाद यहाँ गया, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो गया कि डबल डबल बार ये चर्चा में रह रहा है ना, तो ये एग्जाम में पूछने लायक है। तो भारत का हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो सबसे गतिशील विश्व के कुछ शहरों का स्थान लिया है। तो 2020 में रियल एस्टेट कंपनी है ना, भू सुधार वाली, तो रियल एस्टेट 2015 में आया था। रियल एस्टेट कानून कब आया था दोस्तों? 2015 में, 2016 से प्रभावी हो गया था भारत में। तो रियल एस्टेट के अंदर ये काम करा था। और ये गतिशील का मतलब क्या है? विकास। तो गतिशील शहरों की सूची में विश्व में पहला स्थान किसका है? आपका हैदराबाद गया। 129 शहरों की सूची में प्रथम स्थान आया। और जबकि छठा स्थान किसका है दोस्तों? दिल्ली का। जगजीत, यहाँ पर कुछ नहीं है, दिल्ली। ठीक है। भारत का पहला ई क्लिनिक, मतलब कचरा वेस्ट है ना, उसका क्लिनिक कहाँ पर खोला जा रहा है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अपशिष्ट, अब सुनो, ये एसिस्ट नहीं है, अपशिष्ट है ये, अपशिष्ट, अपशिष्ट, अपशिष्ट। तो अपशिष्ट क्लिनिक, ई क्लिनिक, मतलब जो भी कचरा है, ई कचरा, ई कचरे का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे सिम कार्ड हो गई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, चिपें, मोबाइल मेमोरी आदि। तो इनके लिए पहला जो वो खोला जा रहा है, कहाँ खोला जा रहा है? मध्य प्रदेश, भोपाल में खोला जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सिम वगैरह आदि। भारत में, भारत का क्या स्थान है इसमें? 5वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों विश्व में ई कचरे में? 5वां स्थान है। और ये जो लैब खोली जा रही है, इसकी क्लिनिक खोला जा रहा है, वो कहाँ पर खोला जा रहा है? आपका भोपाल के अंदर। भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी की भोपाल, मध्य प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2019 के दुनिया के 8 जो वो में शामिल हो गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभी मूर्ति बनी है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। कहाँ पर बनी है? गुजरात के अंदर। नरेंद्र जी मोदी ने इसका लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था। और ये जो मूर्ति है ना, ये विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन के रूप में निखरा है इसको, कि यहाँ पर जितने पर्यटक आएंगे तो देश की इनकम में वृद्धि होगी। तो हालांकि अभी चालू नहीं हुआ, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जल्दी ही इसको पर्यटन में विकसित करेंगे, नया निखार लाएंगे। तो जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची है। तो विश्व के 7 अजूबे थे, उनमें से 8वां अजूबा कौन सा बन गया? ये। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। संघाई सहयोग संगठन ने लिया है ये फैसला। अभी संघाई सहयोग संगठन हुआ था ना, उसने लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2400 करोड़ की लागत से बनी थी। ये गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री। सरदार की उपाधि इनको गुजरात की महिलाएं बारदोली सत्याग्रह के अंदर दी थी। भाई इनका वल्लभ भाई नाम था, लेकिन जो सरदार पटेल लगाते ना इनके, सरदार पटेल वल्लभ भाई, तो सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? जो गुजरात की महिलाएं शामिल हुई थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ था चंपारण के बाद में 1819-20 के अंदर। तो बारदोली सत्याग्रह था। उस बारदोली सत्याग्रह के अंदर इन्होंने गांधी जी के साथ भूमिका निभाई थी, और उस भूमिका के बाद इनको किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनको कौन दिया था सरदार की उपाधि? तो बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाएं दी थी, गुजरात की। ठीक है। ये गुजरात में चला था बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट देखो दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी सूचकांक 2019 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण 34वां स्थान, और रोशनी नडार 54वां स्थान आया इसका। किरण मजूमदार का 65वां स्थान। मतलब विश्व की जो टॉप 100 महिलाएं हैं ना शक्तिशाली, उनमें से पहले तो आपको पता है इसका था, अरुणदत्ती भट्टाचार्य का था। अरुणदत्ती भट्टाचार्य कौन थी? SBI बैंक में थी वो, चेयरपर्सन थी, CEO, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर थी SBI बैंक की। लेकिन अभी उसका निकाल दिया है वहाँ से, और अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी। तो इसीलिए नए आंकड़े जो आए हैं, इन नए आंकड़ों में विश्व की जो 100 शक्तिशाली महिलाएं, इनमें पहले सोनिया गांधी थी, और अभी कौन कौन आया है? निर्मला सीतारमण का 34वां नंबर है। अब नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल अंडर 100 में राजस्थान भारत से कितनी आई? 3। नंबर 1 निर्मला सीतारमण, दूसरे नंबर पर रोशनी नडार, तीसरे पर किरण मजूमदार शो। ठीक है। अब देखो निर्मला सीतारमण है ना, ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी है, और रक्षा मंत्री भी थी पहली। अब इससे पहले रक्षा मंत्री कौन था? जो प्रधानमंत्री रहते हुए थी इंदिरा गांधी, लेकिन पहली अकेली स्वतंत्र महिला रक्षा मंत्री कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण। प्रथम महिला वित्त मंत्री भी कौन थी? निर्मला सीतारमण। और अभी निर्मला सीतारमण आपको पता है बीजेपी सरकार के अंदर है, केंद्र सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्रिमंडल में है। और ध्यान रखो, रोशनी जो नडार है ना, वो HCL की, HCL जो कंपनी है,
कंप्यूटर वगैरह की, तो HCL कंपनी की CEO है ये। क्या है? CEO, CEO, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। तो ये क्या है? चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। इसके अलावा करुण मजूमदार है, किरण मजूमदार। कौन है? किरण मजूमदार। ये बायोकॉन की फाउंडर है। बायोकॉन है ना जो कंपनी, उसकी फाउंडर है। ठीक है। अब विश्व की नंबर 1 पहले स्थान पर शक्तिशाली महिला कौन आई इस बार? जर्मन की चांसलर आई है, उसका नाम है एंजेला मार्कल। जर्मन की चांसलर का नाम क्या है दोस्तों? एंजेला मार्कल। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? क्रिस्टिना लेगार्ड। कृष्णा नहीं है, क्रिस्टीना लेगार्ड। ये कौन से स्थान पर आई है? दूसरे पर। और तीसरे पर कौन आई है? नैन्सी पेलोसी। तो ध्यान रखो आप इन चीज़ों को। ये पूछेगा ये, क्योंकि नारी शक्ति, नारी सशक्त हो रही है, अभी नारी का तो विकास हो रहा है देश में, तो विश्व में भी नारी का विकास हुआ है। और अपने राजस्थान पुलिस में महिलाओं का तो स्पेशल से टॉपिक है ना, तो वो वहाँ पहुँचेगा, आपको ये पूछेगा कि 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 3 कौन कौन आई है? किरण मजूमदार आई है। अब बायोकॉन की चीफ एग्जीक्यूटिव या फाउंडर, HCL की CEO कौन? आपकी रोशनी नाडार। और वित्त मंत्री कौन थी अपनी? निर्मला सीतारमण। ये तो भारत से 3 आई है। और विश्व की नंबर 1 रैंक कौन है? जर्मन की चांसलर कौन? आपकी एंजेला मार्कल। जबकि दूसरे नंबर पर कौन आई है? क्रिस्टिना लेगार्ड, जो विश्व बैंक की CEO रह चुकी है पहले। और तीसरे स्थान पर कौन आई है? नैन्सी पेलोसी। आगे नेक्स्ट देखिए, भारतीय अभिनेता सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नोएडा, देखो सुनो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नोएडा नहीं है, यहाँ पर नाडा क्या होती है? एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया है? आपके सुनील शेट्टी को। ये खेल से संबंधित है इसीलिए। और केंद्रीय खेल व युवा मामलात मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। तो नाडा देश में हो रहे खेलों पर क्या करता है? निगरानी रखता है। अब सुनो मेरी बात, ये नाडा क्या होता है? जो सुनील शेट्टी है ना, प्रथम अभिनेता ऐसा बना है, मतलब कोई एक्टर है भारत का जिसको खेलों में भी विभाग दिया है, तो सुनील शेट्टी है भारत के अभिनेता, प्रसिद्ध अभिनेता दोस्तों। ये चर्चा में क्यों है? जो नाडा ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये क्या काम करेगी? एजेंसी है जो बनी है नेशनल एंटी डोपिंग, ये खेलों पर नजर रखती है कि कौन सा खेल कितना भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, किस खेल में क्या सटोरियाबाजी चल रही है, किस खेल में कितना देश का भविष्य गर्त में जा रहा है, तो उस पर निगरानी रखेगा ये। तो इसका अभी किसको बनाया? आपको सुनील शेट्टी को। और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखो भारत का सबसे बड़ा शेयर स्टॉक बोर्ड है ना, वो कौन है? NSE है। एक तो चलता है बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट है ये। एक चलता है SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी इसका वो है CEO। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए आपको। ये अपने भारत के शेयर बाजार को डिफाइन करते हैं। NSE, BSE, SEBI, ये मुंबई के अंदर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? NSE, SEBI, BSE और SEBI का, इन सब के मुख्यालय मुंबई में, क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है भारत की आर्थिक राजधानी, और वित्तीय बाजार का निर्धारण करती है। और भारत का सबसे बड़ा क्या है? वित्तीय बाजार कौन सा है? NSE। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये प्रतिभूति देता है, विनियामकों को प्रतिभूति देता है ये। और प्रतिभूति आपको पता है शेयरधारक होते हैं ना, वो डिवेंचर करते हैं शेयरों को, तो उसके संबंध में। तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया दोस्तों। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये मुंबई का जो मुख्यालय, इसका चेयरमैन किसको बनाया है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बनाया है। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और आर्थिक राजधानी क्या है भारत की? मुंबई। और जबकि राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है। तो आर्थिक राजधानी का भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। भारत की नई महालेखा नियंत्रक परीक्षक सोमा रोय बर्मन। अब सुनो, CAG, ये पोस्ट होती है CAG केग, इसे क्या बोलते हैं? केग क्या होता है? देखो सुनो, भारत की महालेखा नियंत्रक परीक्षक, लेखा परीक्षक। अब सुनो, ये संसद की, भारत की संसद में बैठेगी, और जितने भी बड़े पद है उनका खर्चा, उनका कार्य, उनका लेखा जोखा रखती है, बजट की तरह का बजट का लेखा जोखा रखती है। तो इसकी जो CEO है ना अभी, वो कौन है आपकी? किसको बनाया? सोमा रोय बर्मन को। नहीं बनाया सोमा रोय बर्मन को। ये 24वीं महिला है
ये कौन से नंबर की महिला है दोस्तों? 24वें नंबर की महिला। ये 24वें नंबर की महिला बने, 24वें नंबर की बनी, मतलब महिला तो अभी 7वें नंबर की है। ये महिला तो कौन से नंबर की बनी है? 7वें नंबर की। जबकि ये कौन से नंबर की है? 24वें नंबर की। मतलब पहले नंबर से लेके शुरू में करें तो आज किस नंबर पर बनी है? 24वें पे। और महिलाओं की बात करें तो कौन से नंबर पे है दोस्तों? 7वें नंबर पे सोमारोही वर्मन। लेकिन भारत सरकार के केंद्र सरकार की प्रमुख सलाहकार भी है ये, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष की उम्र हो जाए, तो ये कार्यकाल होता है दोस्तों इसका। सोमारोही वर्मन महालेखा निरंतर परीक्षक का। ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सलाहकार होती है लेखा जोखा में। आगे नेक्स्ट देखो दोस्तों, 2019 में नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के लूटने के बाद भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम घोषित किया गया। 2018 में नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया था। इससे पहले विजय माल्या के बाद में ये दूसरा कारोबारी है जिसने ऐसा काम किया। आपको पता है भारत में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते बैंकों से, लोन वगैरह लेते हैं और खा के भग जाते हैं विदेश में। अब बेनामी संपत्ति तो इनकी होती नहीं है, यहाँ पर इनका कुछ नहीं छोड़ के जाती है। स्विस बैंक में पैसा डालते हैं तभी तो भारत का काला धन नहीं निकल रहा। मोदी जी तो कर रहे हैं, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बुरा नहीं कर रहा है या उनके कटाक्ष में नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी कहते हैं कि जीएसटी लगाएंगे, अपन नोटबंदी करेंगे तो इनसे काला धन निकलेगा। तो काला धन ऐसे नहीं निकलेगा, वो सरकार की सांठगांठ से तो जा रहा है देश से बाहर, नहीं तो देश से बाहर जाता है कैसे? वो देश में ही रहना चाहिए, कैसे जाएगा? आप मुझे बताइए। आप चोरी करके एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकते तो वो देश छोड़ के कैसे जा सकता है? जब प्लेन से गया होगा तो उसके वीजा वगैरह भी तो बने होंगे। तो ये बेनामी संपत्ति वगैरह, ये बेनामी क्या आपकी रकम वगैरह, धन वगैरह ना, इनको लूट कर भग रहे हैं। भारत के लिए काले दिन है दोस्तों ये, क्योंकि सरकार भी इनका साथ दे रही है, ये सब साथ दे रहे हैं इनका, और ये देश की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर रहे हैं। अब देखो, अभी पहले विजय माल्या है, उसने 22,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपए लेके भगा वो, ठीक है। उसके बाद में नीरव मोदी 2019 में क्या लेके भगा? 14,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक को। अब ध्यान रखना किस बैंक को? पंजाब नेशनल बैंक को। अब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति लेके भगेगा तो कब तक पार पड़ेगी देश की? तो अब ये भग रहे थे, तो इनके लिए सरकार ने एक 2018 में, अब सुनो, ये 2019 में भगा था ना, इससे पहले 2016 के अंदर कौन भगा था? आपका विजय माल्या भगा था। तो विजय माल्या 16 में भगा तो 17 में कानून आ गया, 18 में लागू कर दिया था उसको। तो वो था भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, निषेध अधिनियम, ठीक है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब आया? 2018 में, ठीक है। क्लियर है क्या? आगे हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया की 2019 की किस सेलिब्रिटी को 100 की सूची में स्थान मिला? मतलब भारत का जो फोर्ब्स इंडिया है उसकी 100 की सूची होती है, टॉप 100 की, उसमें पहला स्थान किसको मिला? विराट कोहली को, खिलाड़ी को मिला है। सबसे बढ़िया खेल का प्रदर्शन था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार किसी खिलाड़ी को मिला है ये, नहीं तो ये एक्टर्स को मिलता था। भाई फोर्ब्स ने क्या होता? जो चर्चित व्यक्ति है, जो दुनिया का सबसे पसंदीदा व्यक्ति है, तो वो था पहले सलमान खान। 3 वर्ष से प्रथम स्थान पर कौन चला रहा था? सलमान खान। लेकिन इस बार ये हट गया और किसको बना दिया? विराट कोहली। मतलब सबसे ज़्यादा लोगों का चर्चित प्यारा खिलाड़ी बन गया ये, प्यारा व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। तो वो कौन हो गया? आपका विराट कोहली। पहले कौन थे? सलमान खान। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा खोजने का दावा षणमुख सुब्रमण्यम ने किया है। चंद्रयान 2 कब भेजा था? 2019 में 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ऑर्बिटर, लैंडर वगैरह ये मैं बता दिया दोस्तों। ये सारी चीज़ें देख लेना पहले वाले वीडियो में। तो दोस्तों ये तो आप देख लेना। अब देखो, अभी एक क्वेश्चन और अच्छा चर्चा में रहा है, झारखंड वाला जो ये अच्छा चर्चा में ऐसे था दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, ये यहाँ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन थोड़े चर्चा में थे, दूसरी बार क्या बने? मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन से बने। 81 सदस्य हैं यहाँ की विधानसभा में। तो क्या है, यहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 25। जबकि कांग्रेस ने कितनी जीती है दोस्तों? 46 सीटें जीती है। ऐसे करके कितने हैं टोटल यहाँ पर? 81 सदस्य हैं, जिसमें से कांग्रेस की जीत हुई है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में 1817 में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनो दोस्तों, हाल ही में
1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, किसान आंदोलन चले थे। दोस्तों आपने किसान आंदोलनों में पढ़ा होगा। अब पूरे आंदोलन एक साथ पढ़ते ना तो याद नहीं होते। जैसे रामोशी था, संथाल विद्रोह था, हुंडा विद्रोह था, रामोशी वाला जो चला था, बिरसा मुंडा ने चला था मुंडा विद्रोह के अलावा पाइका विद्रोह था आपका। तो ये सारे के सारे विद्रोह हुए थे, किसानों ने विद्रोह किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पैदा, वो मतलब जो अपने जमीने का शोषण करते थे, अपने किसानों का शोषण करते थे ना, तो उनके खिलाफ से लेते। ये तो अभी एक विद्रोह के 200 साल पूरे हुए, और वो विद्रोह कौन 200वीं वर्षगांठ मनाने वाला पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ चला था ये। तो इसको 200 साल पूर्ण हो गए, तो इसकी इस याद के अंदर पूर्ण होते एक स्मारक बनाया। आधारशिला बोरोनेई ने रखी है उड़ीसा में। आधारशिला किसने रखी है? बोरोनेई ने क्या रखी है इसकी आधारशिला, और कहाँ पर रखी है? उड़ीसा में। इस पाइका विद्रोह को, जो पाइका विद्रोह था ना, इसको क्या हुआ था, इसका जो नेतृत्व करता था वो उड़ीसा के अंदर था, और जगदीश बंधु तो बख्शी जगबंधु विद्याधर भाई इनके नेतृत्व करता है। तो पूछता है वो एग्जामिनर, तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व करता मतलब मेन नेता कौन था? बख्शी जगबंधु विद्याधर था, और इसके नेतृत्व में किसानों की सेना इसके पास थी। ये एक जनजाति थी पाइका नाम की, क्या थी? जनजाति, उड़ीसा के अंदर रहती है। तो उड़ीसा में इन्होंने विद्रोह कर दिया था, और जो गजपति शासक थे ना उसकी सेना साथ में थी, अंग्रेजों को मारा था इन्होंने। नेक्स्ट देखो दोस्तों, देश का पहला राज्य जहां पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई है हरियाणा। मतलब जैसे आदमी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड आता है ना, किसानों के लिए केसीसी योजना, वैसे पशुओं के लिए भी आ गई एसीसी योजना, एनिमल क्रेडिट कार्ड योजना। पहला पशु क्रेडिट किसान कार्ड कहाँ चला गया है? हरियाणा में। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बन रहा है? मेरठ के अंदर। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे ये केसीसी की तरह क्या हो गया? एसीसी। अब थोड़ी केसी, इससे क्या होगा? लोन मिलेगा पशुओं के नाम पर। जैसे आपके 2 भैंस है ना, तो एक भैंस का 50,000 रुपये लोन मिल जाएगा, तो 2 का कितना हो गया? 1 लाख रुपये आप लोन ले सकते हो, नए पशु खरीद सकते हो आप उससे। ये क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है दोस्तों। आगे देखो, केसीसी जो योजना आई थी किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, ये कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? 1998 में जयपुर से हुई थी। पहला किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ बनाया गया था दोस्तों? जयपुर के अंदर। सॉरी 98 में नहीं, 1994 में। ठीक है, 1994 में कहाँ बनाया था? जयपुर में बनाया था। और इसी की तर्ज पर कौन सी योजना चली है? एसीसी योजना। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को देश का ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया है। ईट का मतलब खाद्य, खाने से, राइट का मतलब खाने का अधिकार, मतलब यहाँ पर खाद्य का अधिकार लागू कर दिया है। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर खाद्य का अधिकार लागू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाला खाद्य का अधिकार लागू किया। तो ईट राइट इंडिया अभियान के तहत, किस अभियान के तहत? ईट राइट इंडिया अभियान 2018 में शुरू हुआ था दोस्तों। ईट राइट अभियान कब शुरू हुआ था? 2018 में। भारत का पहला खाद्य स्टेशन कौन सा हो गया? ईट राइट वाला मुंबई हो गया। तो मतलब कहने का मतलब आप ये चीज़ें मत देखो, इनके साथ पुरानी चीज़ें भी जोड़ो। मेरा क्या करंट पढ़ाने का, मैं सारी चीज़ें कंबाइंड कर देता हूँ, सारी पुरानी चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं आ गई। अब इसमें करंट जी के भी आ गया आपका, और नई चीज़ें तो है ही है, पुरानी चीज़ें भी क्लियर हो रही है। तो ये ऐसे आप भी इनको जोड़ने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ोगे। अब पेपर यहीं से ही तो बनता है, करंट जी के को इतिहास से जोड़ दो, वो इतिहास बन गया, वो संविधान बन गया, और है क्या है इसमें। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, दिसंबर 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी 10 पुलिस थाने, भारत के टॉप 10 पुलिस थाने, जो पुलिस स्टेशन है ना, वो सबसे बढ़िया जो काम किया जिन्होंने, वो 10 थाने हैं। पहले नंबर पर आया अब्रडीन। कौन सा थाना आया? अब्रडीन। दूसरे नंबर पर कौन सा आया? पहले स्थान पर तो कौन सा आया? अब्रडीन पुलिस थाना। दूसरे स्थान पर कौन सा आया आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि गुजरात का सीन थाना तीसरे नंबर पर चला गया, और बुरहानपुर कौन से पे? चौथे पे। ये इसमें थोड़ा गलत लिख गया दोस्तों, अब्रडीन है। पहले पर तो कौन सा? अब्रडीन थाना। दूसरे पर है दोस्तों, एक बार वापस देख लो इसको, मैं थोड़ा सा गलत बता दे रहा हूँ, इसमें क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई है। अब्रडीन जो पुलिस थाना ना, वो यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ध्यान रखना। और सीन थाना ना, वो गुजरात में स्थित है। और एक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर थाना है। ये 3 थानों के नाम है। तो भारत में 2019 में गृह मंत्रालय जो है उसके अंडर में सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा काम करती है। तो भारत का पहला थाना कौन सा है आपका? अब्रडीन। कौन सा है? अब्रडीन। ये लो, अब्रडीन पुलिस थाना आया है।
पहला थाना कौन सा आ गया दोस्तों आपका अब्रेडीन पुलिस थाना आ गया। अब्रेडीन जो पुलिस थाना आया है ये अब्रेडीन कहाँ का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। दूसरा थाना गुजरात का शीन है। और तीसरा थाना कौन सा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का ब्रह्मपुर थाना। ठीक है, आगे भारत का पहला ट्रांस किन्नर मतलब किन्नर ट्रांसजेंडर जो भारत का किन्नर होता ना वो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, कुशीनगर के अंदर। और कुशीनगर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। 2020 से ये शुरू हो गया। अब देखो सुनो, इसको मैंने ट्रांसजेंडर को जोड़ दिया समलैंगिक विवाह से। समलैंगिक विवाह को प्रथम देश कौन सा था अनुमति देने वाला, नीदरलैंड था। और हाल ही में 2019 में किस देश ने दिया, ताइवान ने दिया। और भारत में भी क्या हो गया, ये शुरू 2016 में ही दे दिया था भारत ने, तो 2016-17 के अंदर ही पारित कर दिया था। समलैंगिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि समान लिंग वाले पुरुष पुरुष या मादा मादा दोनों शादी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जेंडर को चेंज करवा लेते हैं और जेंडर बदलाव के बाद में वो शादी कर सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो भारत के अंदर भी दे दिया कानूनी प्रवाह के अंदर इसको समलैंगिक विवाह लागू हो गया। तो समलैंगिक विवाह पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय मतलब समलैंगिकों को पढ़ने के लिए जो थर्ड जेंडर होता है उनको समलैंगिक में भी कर सकते हैं, उनके लिए पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 2020 में। और पहला देश कौन सा हो गया, नीदरलैंड हो गया। भाई पहला देश कौन सा हो गया आपका, नीदरलैंड हो गया। और अभी हाल ही में किसने दिया, ताइवान ने दिया है। और भारत ने भी दे दिया था 2016-17 के अंदर। अब किस अनुच्छेद के तहत दिया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 377। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि समलैंगिक विवाह है, ट्रांसजेंडर है, उनका संबंध किस अनुच्छेद से। तो संशोधन करके किस अनुच्छेद में डाला दोस्तों, 377 में। 377 अनुच्छेद आपका समलैंगिक विवाह को परिभाषित करता है। राजस्थान की पहली महिला पुलिस ट्रांसजेंडर कौन बनी थी, गंगा कुमारी। कहाँ ड्यूटी थी इसकी, भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा से संबंधित थी, जबकि जालोर की थाने के अंदर थी। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार राजस्थान पुलिस में आया था। तो राजस्थान की पहली महिला पुलिस ट्रांसजेंडर कौन थी, गंगा कुमारी थी। कहाँ की, भीलवाड़ा की। थाना कौन सा था इसका, जालोर था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया ना, तो ये पूछा क्यों था, क्योंकि ट्रांसजेंडर थोड़ा सा अलग होता है मामला, तो इसीलिए चर्चा में ज़्यादा था। आगे देखो, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दमन दीव और दादर नागर हवेली को लेकर भी एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया 26 जनवरी 1950 को। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अपने पहले कितने थे केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, भारत गठन के समय 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आज राज्य तो कितने हो गए थे, 29। और केंद्र शासित, चलो मैं पूरा डिटेल से ही समझा देता हूं दोस्तों आपको। देखो, भारत जब बना था, एकीकरण हुआ था, तो एकीकरण के वक्त भारत में कितने राज्य थे, 25। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7। आज की बात करें तो कितने राज्य, 29। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7। अभी एक राज्य को बर्खास्त कर दिया, ख़त्म कर दिया उसका, किसको करा, 370 को। आर्टिकल 370 में कौन है, जम्मू कश्मीर। इसको राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया स्पेशली। और इसमें क्या बना दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए नए। कितने केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, 2। तो ये लो 2 केंद्र शासित। तो अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9 हो गए। और राज्य कितने रह गए, एक कम हो गया, तो कितने रह गए, 28। तो अभी भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी सरकार ने क्या कराया है, गृह मंत्रालय ने क्या कराया है, इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो दमन दीव और दादरा व नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली, इन दोनों को कंबाइंड करके एक ही कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया है। तो ठीक है, तो अब कितने हो गए, 9 थे, 9 में से 1 हटा दी, 2 का 1 कर दिया, मर्ज कर दिया इन दोनों को। ठीक है, तो अब कितने हो गए दोस्तों, 8। तो वर्तमान में कितने राज्य है, 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8। ये व्यवस्था है भारत की। तो इनमें से भी इस बार दोस्तों क्वेश्चन आना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और आपका POK, अक्साई चीनवाड़ा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत चर्चा में थे ना, तो वहाँ से क्वेश्चन उठना ही है इस बार। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्जाम में बैठेगा। आगे देखो दोस्तों, देखो 26 जनवरी 2020 को किया ये काम। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर को बनाया है केंद्र शासित प्रदेश, एक किसको बनाया, लद्दाख को। ठीक है, जिससे कुल मिलाकर कितने हो गए थे, 9। लेकिन इनका विलय करने के बाद में कितने हो गए, 8। यह 8 में कौन कौन वो देख लो दोस्तों, ये 8 कौन कौन से, दिल्ली है,
दमन दीव दादर नागर हवेली एक ही हो गया, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया। सबसे बड़ा द्वीप समूह भारत का कौन सा? माजुली द्वीप है उड़ीसा के अंदर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो गया? माजुली द्वीप। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप। इसके अंदर ही तो आपका इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी भारत का सबसे दूरी वाला पॉइंट कौन सा? इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर स्थित है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह किस पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। चाहे क्षेत्रफल में देख लो, चाहे तुम जनसंख्या में देख लो, लक्षद्वीप क्या सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैंने बता दिए, आप लिखते चलो इनको। इनकी राजधानियां भी देख लो, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 8 ही है ना, तो इनकी राजधानियां पूरी ध्यान में होनी चाहिए। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की लद्दाख की क्या है? श्रीनगर है, दोनों की एक ही है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कौरावती है। और दमन दीव दादर नागर हवेली की क्या हो गई? सिलवासा हो गई। दमन दीव दादर नागर, पहले तो दादर की दादर ही हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या हो गई? सिलवासा। और दमन दीव किसकी थी? सिलवासा की थी। तो दमन दीव में दादरा को मिला दिया है दोस्तों। ठीक है, दादरा बॉम्बे के पास पड़ता है। चलो आगे देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग किया। तो अब रोहतांग सुरंग आपको पता है रोहिंग्या के लिए बांग्लादेश में भी चर्चा में रहा था। तो रोहतांग जो सुरंग है ना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अटल सुरंग कर दिया। जैसे कई योजनाओं का नाम परिवर्तित किया इन्होंने जैसे कोलकाता बंदरगाह का नाम अभी दीनदयाल बंदरगाह करा है, तो वैसे का वैसे इन्होंने क्या करा है? कुछ चीज़ों को बदला है नाम। तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया? अटल सुरंग कर दिया। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, पानी के अंदर वो पर्वत के नीचे से निकल रही है दोस्तों। सबसे लंबी सुरंग है, 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है ये पंजाब पीर पंजाल जो पर्वत है ना, हिमालय का पीर पंजाल, उसकी श्रेणी में से गुजरती है। मनाली और लेह के बीच में स्थित है। मनाली कहाँ पर? आपका उत्तराखंड वाला, जम्मू कश्मीर लेह। ठीक है, लेह जनपद जो सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था, लेह और मनाली के बीच में 46 किलोमीटर की दूरी को कम करते हैं। मतलब सीधे जाएंगे तो 46 मीटर कम पड़ेगी, नहीं तो ऐसे जाते हैं 46 किलोमीटर ज़्यादा पड़ती थी दूरी। तो इसीलिए बनाई गई है इसको। इसका फैसला सुनो मेरी बात, जो ये सुरंग थी ना, इसका फैसला सन 2000 में किसने लिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाई थी ये सुरंग सन 2000 में। तो इसलिए उनकी याद में क्या करा, इसका अटल सुरंग नाम कर दिया। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है ये, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। ठीक है, क्लियर है आपका? हिमाचल प्रदेश का मनाली और लद्दाख का लेह। आगे चलो, नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। अब सुनो, सतत विकास मैंने 2-3 बार बता दिया आपको, पहले भी बताया था मैंने। भाई सतत विकास क्या होता है? एक ऐसा विकास जो कंटिन्यू चलता रहे, ब्रैकेट्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में चलता रहे, कभी रुके नहीं। और एक होता है दारित्य विकास जो रुक जाता है एक समय के बाद में। एक होता है समावेशी और दारित्य। ऐसा विकास जो समावेशी भी होता रहे, सतत भी चलता रहे, आगे दारित्य भी होता रहे, तो वो सबसे बढ़िया होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अभी जो आपका सतत विकास है यूएनओ चला रहा है इसको। पूरे विश्व का सतत विकास कौन देख रहा है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 न्यूयॉर्क अमेरिका, ये देख रहा है। तो इसके 2 लक्ष्य 2 चरणों में है। एक पहला तो कब से कब है? 2001 से 2015 तक। दूसरा है 15 से 30 तक, ये लक्ष्य है 30 तक। तो इसके अंदर टोटल लक्ष्य है 17 और इसके अंदर टोटल लक्ष्य है 8। तो टोटल लक्ष्य कितने हो गए? 25। मतलब ये विकास करेंगे विश्व का। पहले चरण में कितने का? 17 का। दूसरे में कितने का? 8 का करेंगे दोस्तों। तो ये सतत विकास लक्ष्य है ना 2001 से 15 तक, वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। 17 हो गए और 15 से 8 तक, 15 से 30 तक कितने? 8 लक्ष्य है। तो इनके लक्ष्य 0 से पैमाना कहाँ तक लेते हैं? 100 तक। मतलब लक्ष्य को जो दर्शाते हैं ना, तो पैमाना कितना होता है? 0 से 100 तक का होता है। और इस वर्ष का भागीदारी में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान आया? भारत का 6वां स्थान आया। कौन सा स्थान आया दोस्तों? 6वां स्थान आया इसकी भागीदारी में, ये रहा 6वां स्थान। ठीक है, इसके बाद देखो, भारत में सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, गोवा का, गुजरात का। नंबर 1 पर कौन है? केरल। और सबसे जो पिछड़ा है ना, सबसे बेकार जो है, वो कौन रहा? आपका बिहार। सबसे नीचे पायदान पर झारखंड, अरुणाचल प्रदेश भी इसी में शामिल है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बढ़िया विकास किसका हुआ? चंडीगढ़ का। और सबसे बेकार कौन है? दादर नागर हवेली। तो ये ध्यान रखो, भारत में सबसे बढ़िया केरल, सबसे बेकार बिहार। केंद्र शासित की बात करोगे तो आपका कौन सा हो गया? चंडीगढ़ हो गया। और चंडीगढ़ के बाद में सबसे बेकार की बात करोगे तो वो कौन सा हो गया? दादर नागर हवेली। तभी तो इसका मर्ज करके दमन दीव में जोड़ दिया दोस्तों।
आगे देखो भारत की वन रिपोर्ट 2019 की क्या आई है। अब 2020 में ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि वन भी आपको पता चर्चा में। भारत में कुल वन कितने अभी 21.67 है। वैसे आपके एनआरएस की रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार कितने 21.67, जबकि होने कितने भूभाग पर चाहिए 33% पर। भारत में वन कितने होने चाहिए 33% और है कितने 21.61 है। अब राजस्थान की बात करूँ ना मैं, तो राजस्थान में कितने होने चाहिए टोटल भूमि पर 33%, लेकिन राजस्थान पर कितने 9.52%। ये गई बार दोस्तों RS मेंस में भी आया, ये पटवारी में भी आया, ये फर्स्ट ग्रेड में भी, ये सेकंड ग्रेड में भी आया और जेल प्रहरी में भी आया था ये। तो देखो 6-7 बार आ गया ये एक ही क्वेश्चन, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में राजस्थान में वन कितने 9.52, मतलब वास्तविक वन है इतने, जबकि होने कितने चाहिए 33। और भारत में कितने वास्तविक वन 21% और जबकि होने कितने चाहिए 33, तो ये कम है वन, तो अधिकतम वन होना चाहिए। अब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मिजोरम में या आपके मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वन, मध्य प्रदेश में या मिजोरम में है, जबकि राजस्थान में कहाँ पर उदयपुर सिरोही बारां के अंदर, और न्यूनतम वन कहाँ पर है राजस्थान में चूरू के अंदर है। और भारत में कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। भारत का विश्व में वनों में स्थान कौन सा, 10वें स्थान पर है। सबसे बड़ा वन कौन सा है, अमेजन, वे पृथ्वी का फेफड़ा जिसे कहते हैं, साउथ अफ्रीका में अमेजन। अमेजन मतलब अमेजन आपका क्या है, नदी क्षेत्र है अमेरिका के अंदर, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अमेरिका। लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं उसे, पृथ्वी का फेफड़ा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं वो वन। तो वैसे देखो भारत का कौन सा स्थान हो गया विश्व में 10वां। अब देखो थोड़ा सा मैं भाई अपना मेन काम क्या है, फैक्ट जोड़ना, तो कुछ फैक्ट जोड़ रहा हूँ। भारत का वन्य जीव दिवस कब आता है, 3 मार्च को आता है। कब आता है, 3 मार्च को। जो हरित न्यायाधीश कुलदीप सिंह शेखावत, अभी दोस्तों ये संविधान आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्लियर कर लेना, इसको अच्छे से स्टार बना के लिखो, इसको इंपॉर्टेंट है ये। भारत के हरित न्यायाधीश है ना कौन थे उस वक्त, कुलदीप सिंह शेखावत। सन 1976 की बात कर रहा हूँ मैं, जब 42वां संविधान अमेंडमेंट हुआ था, जो लघु संविधान संशोधन कहलाता, लघु संविधान कहलाता है, 42वां संशोधन हुआ था। उसके अंदर देखो कुलदीप सिंह शेखावत हरित न्यायाधीश थे भारत के। इनकी नज़र में, इनकी मतलब पैरवी से राज्य सूची में थे वन, कौन से केंद्र सूची में थे, किस सूची में थे, केंद्र। भाई 3 सूचियाँ चलती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट सूची या समवर्ती सूची, ठीक है। तो केंद्र सूची से वनों को हटाया दिया गया, यार किस में जोड़ दिया था, राज्य सूची में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वन किस सूची का विषय है, वन्य जीव राज्य सूची का। वन नीति कब आई थी राजस्थान की, 2009 में, और हरित राजस्थान कब आया था, 2009 में, ठीक है। आगे देखो सुशासन सूचकांक 2019, मतलब अच्छा शासन करने के लिए, ऐसा शासन जो जनता के अनुरूप हो, कब मनाया गया, अभी हाल ही में मनाया गया था 25 दिसंबर को, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। ये टोटल 10 मानक मापदंडों का प्रयोग करके मतलब आंकड़ा आता है। 10 चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ की जनता भूखमरी कितनी है, एजुकेशन कितना है, शिक्षा कितनी है, स्वास्थ्य कितना है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। नंबर 1 पर कौन है, सुशासन, मतलब सबसे बेस्ट सुशासन सूचकांक में कौन है आपका, अभी तो राजस्थान आया है इस महीने का, तो लेकिन पूरे साल की बात करें ना, तो उसमें कौन आया है, तमिलनाडु आया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, पुदुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली। मतलब सबसे बढ़िया शासन चला है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अटल भूजल योजना 2019। अब देखो एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, अटल भूजल योजना कब आई, 2019 में आई, 25 दिसंबर को शुरू की गई थी। अभी सुशासन दिवस मनाया ना, उसी के उपलक्ष्य में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य कितना है दोस्तों, 6000 करोड़ रुपये है। 2020-21 से 2024-25 में लागू की जाएगी ये, मतलब 20-21 में तो शुरू कर दी बजट में, और कहाँ तक चलेगी दोस्तों, ये 2024-25 तक चलेगी अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में देश के कितने राज्यों को चुना गया, 7 राज्यों को चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कितने राज्यों में लागू हो रही है, 7 में। कौन कौन से, गुजरात, हरियाणा का, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 78 जिलों में लागू होगी। इस योजना को 2 घटकों में पूरी करेंगे। पहला, राज्य में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधनों को मजबूत करना है। दूसरा लक्ष्य इसका भूजल प्रबंधन उपायों को बेहतर बनाना, मतलब पहले तो स्थायी बनाना है, फिर उसको क्या करना है, बेहतर बनाना। पहले स्थायी कर दो, फिर बेहतर बना दो। तो अटल भूजल योजना का संबंध कब से है, 2019 से है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी होगी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये राजस्थान में भी कार्यशील होगी। अटल भूजल योजना से जल स्तर को बढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जितना मेरा कैपेसिटी है बताने की, मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझाया है। और भी बाकी आप ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहे तो आप प्रतियोगिता दर्पण, मोमल वगैरह ले, उनसे पढ़ो, पर आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम तो है नहीं इतना।
आगे देखो, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब भारत लेवल की ऊर्जा दक्षता सूचकांक है 2019 का। भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है ना, इफिशियंसी मतलब ऊर्जा की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, कैपेसिटी पैदा करने की, वो सबसे बेकार किसकी है? ऊर्जा बनाने की राजस्थान की है। और अन्य राज्य कौन से हो गए? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड। जबकि सबसे बेस्ट प्रदर्शन मतलब सबसे अच्छी ऊर्जा किसने बनाई है? यूज किसने करी? केरल ने और कर्नाटक ने। तो राजस्थान की सबसे खराब रही है, केरल कर्नाटक की सबसे बेस्ट रही है ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया झारखंड को घोषित किया गया। अब देखो, स्वच्छ भारत मिशन में मैंने बता दिया, सबसे स्वच्छ तो कौन है? इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश। और सबसे गंदा कौन हो गया? झरिया। झरिया कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों। और दूसरा झारखंड का तो है ही, दूसरा ही झारखंड का कौन सा? धनबाद। धनबाद भी कहाँ पर है? झारखंड में सबसे और तीसरा कौन सा है? यूपी का नोएडा। नोएडा आपका, ठीक है, हरियाणा नोएडा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड इन दी वर्ल्ड 2019 चुना। अब मैंने बताया आपको, दो शब्द चुने, एक तो वर्ड ऑफ हिंदी, एक वर्ड ऑफ इंग्लिश, मतलब दो वर्ड चुनती है, एक तो इंग्लिश का और एक हिंदी का। तो हिंदी का तो कौन सा चुनी है? संविधान। किसने चुना है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 का इंग्लिश वर्ड कौन सा था? क्लाइमेट इमरजेंसी। तो दोनों शब्द ध्यान रखना, संविधान और क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका चीता भारत में उपयुक्त निवास स्थान पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। मध्य प्रदेश का जो कुन्नो पालरपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वो और नौरा देवी वन्य जीव नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा राजस्थान के जैसलमेर जिले में सालग्रेज, सागर नहीं है दोस्तों, ये सालग्रेज में चीता को लाएगा। अब मैं राजस्थान की कुछ जीके बताऊंगा, लेकिन पहले देख लो, अफ्रीकी जो चीता है, साउथ अफ्रीका का जो टाइगर है, उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं भारत में। तो सबसे पहले तो किस में करेंगे? एमपी में। उसके बाद में कहाँ पर करेंगे? आपके राजस्थान में। राजस्थान के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है? जैसलमेर में है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? अब देखो, राजस्थान में जैसलमेर में तो चीताओं को करे, सालग्रेज है। सालग्रेज कहाँ पर है? जैसलमेर। वहाँ पर तो किसका संरक्षण किया जाता? चीता का। बालू का कहाँ किया जाता? सुंदा माता अभ्यारण्य, जालोर के अंदर, सुंदा माता। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूँ, ये बार बार पूछ रहे हैं एग्जाम में आजकल। सालग्रेज चीता, सुंदा माता बालू। ठीक है, और गिरनार अभ्यारण्य का जो आपका कौन सा है? एशियाई बब्बर शेर, गिरनार लोयन गिर अभ्यारण्य गुजरात का है। वैसे ही राजस्थान के अंदर आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है, वो अभियान शहर का है, वो कहाँ पर आएगा? डोल दावा। डोल दावा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है डोल दावा। डोल दावा कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। तो ये आपके विकसित किए जा रहे हैं, नए प्रस्तावित हो रहे हैं, तो ये थोड़े से ध्यान में रखना एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो आगे देखो, मनी ऐप, एक ऐप बनाया भारत का नया, मनी ऐप। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए, मतलब जो अंधे लोग हैं ना, दृष्टि से बाधित है, उन लोगों के लिए नया ऐप बनाया। कौन सा बनाया? मनी ऐप बनाया है। 2020 से इस ऐप को शुरू किया है। इसका नाम मोबाइल एडेड नोट इंडिमिनिटी ट्रैक्टर एप्लीकेशन। ये नोटों को पहचानने में मदद करेगा। मतलब ये कितने का नोट सामने कर दो मोबाइल के, आपका ऐप बता देगा बोल के वॉइस से कि कितने का नोट। तो अन्य लोगों के लिए है। भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर, ये नहीं आएगा एग्जाम में। अगली जीके, अगला न्यूज है वो देख लो, काला पानी विवाद। अब ये काला पानी विवाद है ना, मेंस में क्वेश्चन या इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कैसा है काला पानी विवाद, क्या है ये? भारतीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजनीतिक मानचित्र नया बनाया, फिजिकल नहीं बनाया, राजनीतिक बनाया है, जिसमें कालापानी इलाके को भारतीय सीमाओं के अंदर दिखाया गया। इसी नक्शे पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। अब देखो, सुन लो मेरी बात, आप क्या है कि जो कालापानी है ना, वो नेपाल का शहर है, नेपाल का फिजिकल मैप में दर्शित था वो। लेकिन अभी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह ये नए 370 को हटाया ना, तो पीओके वगैरह का जो नया भारत का मैप बनाया है, ठीक है, ये आपका नया भारत का जो मैप बनाया था, ठीक है, इस मैप के अंदर जो काला पानी था वो पहले नेपाल में था, अब उसको यहाँ से हटा के किस में ले लिया? भारत में, अपन ने। अब हालांकि है तो वो उन्हीं के पास, लेकिन अपन ने क्या करा? अपने मैप में बना दिया। तो जैसे नेपाल ने देखा ना ये क्यों बना दिए, तो आपत्ति जता दी। मतलब जैसे दोस्तों मैं हूँ
ठीक है। अब मैं मेरी कोचिंग का नाम है बोस्किन और मेरी कोचिंग का नाम कोई दूसरा कॉपीराइट कर रहा है, जबकि कोचिंग तो मेरे ही पास चल रहा है, लेकिन नाम दूसरा ले रहा ना, तो मुझे आपत्ति हो जाएगी इस चीज़ से। तो वैसे ही नेपाल काला पानी पर तो ध्यान रखना, काला पानी विवाद किस किस के मध्य है, नेपाल और भारत के मध्य। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, काला पानी क्षेत्र कहाँ पर देश है, उत्तराखंड का बताया मैंने, जबकि है किसका, वो नेपाल का है। भारत और नेपाल तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, भारत को अपना मानता है, जबकि नेपाल का कहना है कि वह दारूचलाया जिले में आता है। जो दारूचलाया जिला है वहाँ पर, दारूचलाया जिला वहाँ पर आया था। ये 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद में इस पर जो अधिकार था नेपाल का अधिकार था दोस्तों, और ITBP है ना, उसने भारत ने अधिकार कर लिया था जवानों ने युद्ध के बाद। ठीक है, अब दोनों के बीच में संधि हुई थी, नेपाल और भारत के बीच में जो काला पानी विवाद है उसके लिए एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है सुगोली की संधि। कौन सी संधि, सुगोली की संधि। ये कब हुई थी, 1816 के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। काला पानी नेपाल है, ये काली नदी पर स्थित है, इसलिए काला पानी क्षेत्र नाम है इसका। आगे नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 संविधान का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत चर्चा में भी है। अनुच्छेद 19 है ना, ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है अपने को। पहले 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं थी, अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है इसमें देख लो आप। पहले 6 थी, पहले 6 में थी 1901 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1901 में क्या थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अभी भी क्या करा, इसमें चेंज करा थोड़ा सा, तो वो देख लो। चलो, पहले व्यक्ति को 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, मूल में तो कितनी थी, 6, अभी कितनी हो गई, 7। 7वीं स्वतंत्रता कौन सी हो गई, इंटरनेट का यूज करना, मतलब अपन इंटरनेट का उपयोग करेंगे, ये भी अपनी स्वतंत्रता। सरकार ये नहीं कह सकती कि आप इंटरनेट क्यों यूज कर रहे हो। तो हाल ही में अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में एक नई स्वतंत्रता जोड़ दी गई है संशोधन करके। वो कौन सी है, अनुच्छेद 19 के अंदर जोड़ी है इंटरनेट का इस्तेमाल। ठीक है, इसका विरोध हुआ है अभी, कहाँ पर हुआ है, जम्मू कश्मीर में। आपको बताया जब धारा 370 हटाई गई थी तो वहाँ का नेट 1 महीने के लिए बंद कर दिया, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि अनुच्छेद 19 तो ये कहता है कि इंटरनेट यूज करो, बंद नहीं किया जाएगा। और फिर वहाँ पर बंद कर रहा था जो इंटरनेट मंत्रालय है, संचार मंत्रालय, उसने बंद कर दिया था नेट को। तो जैसे ही बंद किया ना, तो वहाँ पर विद्रोह हो गया था, बहुत बड़ा विरोध हुआ था। तो उसी के लिए बहाल कर दी गई इंटरनेट सेवा, इसलिए। ठीक है, तो अब टोटल देख लो आप, एक एक में बता देता हूँ कौन सी स्वतंत्रता किसमें है। अनुच्छेद 19(1), 19(1) या 19(a) बोल दो या 19(a) बोल दो, इसके अंदर आपकी क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(2) में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19(3) में कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19(4) में भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है, रोते फिर। 19(5) के अंदर आप किसी भी जगह पर जाकर बस सकते हो भारत में, जैसे राजस्थान का हो तो दिल्ली में जाकर रह सकते हो, मकान बनाकर आप कहीं पर भी रह सकते हो। लेकिन जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में SC ST के जो पूर्वी राज्य है ना, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में, ये इन राज्यों के अंदर नहीं रह सकते। जो 5वीं 6ठी में है वहाँ लागू नहीं होती अनुसूची, जो राज्य है वहाँ पर। ठीक है, और 19(6) में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। अब सुनो, संपत्ति का अधिकार है 19(6) में है, इसको अभी हाल ही में हटा दिया था। हाल ही में तो क्या, पहले हटा दिया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जिसमें इसको निलंबित कर दिया। अनुच्छेद 31 कैसे हटाकर इसे अनुच्छेद 300 में डाल दिया, और इसे मूल अधिकार को संवैधानिक नहीं है अब ये, अब क्या बना दिया, नैसर्गिक कानून बना दिया, अधिनियम बना दिया, संपत्ति का अधिनियम, संपत्ति एक्ट। तो ध्यान रखो, पहले तो संविधान में था अनुच्छेद 19(6) के अंदर 44 संशोधन 1978 के बाद मोरारजी देसाई के अथक प्रयासों से 31 कैसे हटाकर 300 में डाल दिया, और संवैधानिक नहीं है, अब क्या है, नैसर्गिक अधिकार। तो पहले 7, अब कितने रह गए, 6, और फिर वापस 7 हो गए। अब 19(7) में क्या है, मतलब आपका कौन सा आ गया, वापस इंटरनेट वाला आ गया। और 19(7) कौन सा हो गया, वैसे आपका पैसा करने का, मतलब भारत में आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो अपना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद 2020, इसकी स्थापना सतत आर्थिक विकास की अवधारणा से की गई, ताकि भारत को व्यापार सुगमता सूचकांक दे सके, जिले में नवाचार को बढ़ावा देना, व्यापार में सुख में तो बनाना, सुख में, व्यापार को सुख में बनाना, आर्थिक विकास होगा। सुनो, भारत में भी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद बनी है। तो ऐसा जाएगा, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन कब हुआ, तो 2020 में हुआ था। कब हुआ, 2020 में हुआ। इसका लक्ष्य क्या है कि देश में
आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, व्यापार में सुगमता, आसानीकरण लाने के लिए, इसका मतलब ये जो परिषद है ना व्यापार को आसानीकरण देगी उद्योगपतियों को। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों अभी उद्योगपतियों पर बहुत योजनाएं आ रही है, तो सारी योजनाएं आप ध्यान रखना, एग्जाम में आएगी इनमें से। आगे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये देखो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्टार बना के कर लेना। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर मतलब NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत ये कह रहा है NPR क्या, देखो सुनो, NRC है, NPR है, CAB है, CAA है। ये आज मैं सब में फ़र्क बता रहा हूँ आपको, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। NPR का मतलब होता है राष्ट्रीय, हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फुल फॉर्म पूछ ले तो, और हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, संसद ने देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जनसंख्या का रजिस्ट्री करेगा। प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना में अपडेट होता है दोस्तों। ये NPR में जानकारी जो लोग खुद देंगे वही जानकारी शामिल होती है, उनकी सूचना पर आधारित होती है। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सुनो मेरी बात, ये नागरिकता का प्रमाण थोड़ी नहीं है। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं, केवल ये सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है। मतलब देश में, अरे NPR का सीधा सा मतलब भाइयों क्या है, देखो सुनो दोस्तों, NPR में क्या होगा भाई, भारत है ना, भारत के अंदर प्रत्येक लोगों से पूछेंगे, ID वगैरह नहीं देखेंगे। NPR में ये होता है कि जैसे मैं हूँ तो मैंने ये बोल दिया कि साहब मैं राजस्थान का हूँ, मालपुरा डिग्गी टोंक का हूँ, तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना जो चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ों को ये क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो उससे ही देख लेंगे कि कितनी जनसंख्या है, कितना क्या है अपने भारत में। तो कोई भी नई योजना लागू करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है, कैसे व्यक्ति ज़्यादा है, तो वैसे लागू करेंगे ये। तो NPR है ना वो लोगों की सुविधा के लिए है, ये बुराई नहीं है, इसके अंदर कतई बुराई नहीं है। तो जनसंख्या जनगणना भी 2020वीं 15वीं जनगणना आ रही है, 15वीं नहीं 16वीं जनगणना आ रही है। तो 15वीं जनगणना तो हो चुकी, अब 16वीं जनगणना आएगी ना। तो उससे पहले क्या है, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, तो ये भी NPR भी 10 साल में अपडेट होता है जनगणना से पहले। तो पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था दोस्तों? 2004 में किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था? 2004 में इस्तेमाल किया गया था इसका NPR का। ठीक है, और अभी कौन कब कर रहे हैं, ये दूसरी तीसरी बार इसका यूज कर रहे हैं। आगे देखो, NPR में जानकारी लोगों के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र बनेगा जो लोगों की जनसंख्या में डिपेंड करेगा। 2021 में होने वाली जनगणना के लिए कराया है अपडेट इसको। 2021 की जनगणना से पहले कब हुआ था? 2010 में। अब सुनो, एंड फायर नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर है 2004। इससे पहले कब किया गया था? 2004 में पहली बार। ठीक है, असम में नहीं, बाकी पूरे देश में। तो एकमात्र राज्य जहाँ पर NPR नहीं चल रहा वो कौन सा हो गया? असम। क्योंकि आपको पता दोस्तों असम के अंदर नहीं किया जा रहा लागू। कारण क्या है? वहाँ पर डेस्टिनेशन सेंटर बना रहे हैं ना, वो डिटेक्शन सेंटर क्या बना रहे हैं? वो प्रवासी है ना अपने जो घुसपैठिया, उनका डिटेक्शन सेंटर बना रहे हैं। रोहिंग्या वाला जो मैटर चला था अभी, तो NRC वाला जो मैटर था, उनका डिटेक्शन सेंटर कहाँ पर बना रहे हैं? असम में। तो इसलिए वहाँ की ये नहीं लेंगे। आगे देखो दोस्तों, NPR और NRC में मुख्य अंतर देख लो दोस्तों। NRC नेशनल रजिस्टर, सुनो मेरी बात, NPR की फुल फॉर्म क्या हो गई दोस्तों? पहली न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, ये मतलब NPR में और NRC में पूरा अंतर क्या है वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो वो देखो दोस्तों, NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, और इसका जनगणना से संबंध है। ये प्रत्येक व्यक्ति की होगी, योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। NPR का अपडेट हो रहा है। पहली बार कब आई थी? 2004 में। अभी दूसरी तीसरी बार अपडेट हो रही है, प्रत्येक 10 वर्ष में अपडेट होती है। और ये इन लोगों को शामिल करेगी जो कोई भी व्यक्ति होगा आपका 6 महीने से ज़्यादा किसी भी स्थान पर रह रहा है, तो उसको इसमें शामिल किया जा रहा है। क्योंकि योजनाएं जो चलाएंगे उनमें इनका फ़ायदा मिलेगा। तो NPR समझ में आ गया। अब NRC की बात करो। NRC है ना, ये क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, मतलब राष्ट्रीय रजिस्ट्रेकरण नागरिकता। तो नागरिकता के लिए है ये कि किसको तो इसमें शामिल किया जाएगा और किस को नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 334 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 334 ये इम्पोर्टेंट क्यों दोस्तों? देखो,
अनुच्छेद 334 में ये कहा गया है कि कोई भी प्रवासी अगर जन्म है केवल जन्म जन या जन्मजात वो केवल भारत का है या उसके पास में कोई भी आईडी प्रूफ है 10 साल से यहाँ रह रहा हो तो उसके लिए लागू की जाएगी। तो एनआरसी किस अनुच्छेद को संबंधित दर्शाती है? 334 को। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ सकता है अनुच्छेद संविधान के, ऐसे तो अनुच्छेद पूछते हैं पूरे थोड़े याद करने पड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना वो याद करने पड़ते हैं। तो अनुच्छेद 334 में क्या है? प्रवासी जन्मजात केवल वैध नागरिकों के लिए एनआरसी में हर व्यक्ति के मतलब जो भारत में रहना ना प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रूफ मांगेंगे। आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसका मार्कशीट है कॉलेज का स्कूल का, तो उनको देखेंगे ये और उनसे क्या करेंगे? प्रूफ लेंगे ये कि आपका मतलब कहाँ के रहने वाले हो। अगर जिसके पास में आईडी मिल गई तो इसका मतलब वो क्या है? आपके यहाँ के रहने वाले होंगे। जिसके पास आईडी नहीं मिली इसका मतलब ये क्या है? ये बाहर के रहने वाले हैं, तो उनको एक घुसपैठिया घोषित करेंगे। और इसमें क्या जो आतंकवाद फैल रहा ना उसमें कमी आएगी। भारत में घुसपैठिया वो सीधे ही सामने आ जाएंगे और जैसे ही घुसपैठिया सामने आता है तो भारत में आतंकवादी खत्म हो जाएगा। आतंकवाद का जो मैटर चल रहा ना ये खत्म होएगा। अब इसमें कौन कौन से देश जाएंगे दोस्तों देख लो, पाकिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा और आपका इधर बांग्लादेश जाएगा। इन्होंने तो भेज रखे, तो वहाँ की जो जनसंख्या है, जो यहाँ के लोग प्रवासी है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे और उनको डिटेक्शन सेंटर में डाल देंगे। और डिटेक्शन सेंटर कहाँ पर आपका? डिटेक्शन सेंटर आपका तो डिटेक्शन सेंटर कहाँ पर है आपका? असम के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 334 प्रवासी को वैध नागरिक है ना जो उनको प्रूफ मांग रहा है और उनसे देख रहा है, जो वैध नहीं है उनको घुसपैठियों की पहचान करेगा। ठीक है, तो ये मेन फ़र्क है दोनों के अंदर एनआरसी में। अब लोग इसको पता नहीं, अभी तक तो लोगों को इतना भी पता नहीं है कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है। बस मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, भारत बंद करते हैं। क्या भारत बंद करोगे तुमको खुद को ये नहीं पता अभी तक तो देश में क्या चल रहा है, क्या है। किसी चीज़ को जानो समझो पहले कि वो चीज़ है क्या, तो उस चीज़ के बारे में अगर जानोगे समझोगे ना तो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहेगा। आप फालतू विरोध करते हो कि ये वो, अरे आपको विरोध से क्या मतलब है? आपको देश को देखना है, देश की जनता का कानून है क्या ये तो देखिए आप पहले। तो ठीक है दोस्तों, तो ये अब नेक्स्ट आ गया CAB। CAB क्या है? CAB नेक्स्ट जीके को क्वेश्चन कौन सा हो गया, न्यूज़ कौन सी हो गई? CAB या फिर आपका CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो CAB की फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, नागरिकता संशोधन बिल। एक है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये CAB ही क्या बना बाद में? CAA। तो आज ये सारी बात कर लेते हैं अपन इस क्लास के अंदर दोस्तों। नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2019 में CAB के नाम से, CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से आया था, नागरिकता संशोधन बिल। अब ये जो बिल आया ना वो बिल के बारे में देख लो दोस्तों आप। ये बिल क्या था? नागरिकता संशोधन बिल कब आया था दोस्तों? संसद में 12 दिसंबर 2019 को ये विधेयक पारित किया गया। 12 दिसंबर 2019 को क्या हुआ? पारित हुआ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने, मतलब पहले तो लोकसभा पारित करती है या राज्यसभा करेगी, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, उसके बाद में क्या हो जाता है? ये कानून बन जाता है, लागू हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये लागू हो चुका। आपको पता है बहुमत वाली सरकार है तो कोई दिक्कत आनी है ही नहीं। अब ये कानून बन गया। नागरिकता संशोधन कानून कब बना था? पहली बार तो नागरिकता अधिनियम कब का चल रहा है? 1955 का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नागरिकता अधिनियम 1955, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 में संशोधन का प्रावधान है इस कानून के तहत। इनमें संशोधन करेंगे। एक तो नागरिकता अधिनियम में संशोधन होगा, पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन होगा, नागरिकता अधिनियम में 1916 के अंदर विदेशी की जो नागरिकता उसमें संशोधन होगा। तो संविधान के अंदर ही संशोधन कर रहे हैं पूरा का पूरा ही। आगे देखो इस विधेयक की क्या खासियत है दोस्तों। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से, 3 देशों को लिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों से जो भारत में आया है, इन देशों से जो भारत में आया है उन लोगों के बारे में है। वो जो भारत आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी जो देश के बहुसंख्यक समुदाय में नहीं हो, अल्पसंख्यक में हो। कौन कौन? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई समुदाय के व्यक्ति को नागरिकता देंगे। मतलब क्या होगा? देखो समझो, सीधी से लैंग्वेज समझिए आप। तो भाई जो
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ऐसे हिंदू रह रहे हैं, मतलब कोई से भी धर्म के, वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर, केवल मुस्लिम धर्म नहीं है इसके अंदर, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हिंदू होंगे उस देश में, मुस्लिम देशों में है, वहाँ पर अगर उनको परेशान कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ से यहाँ लाएंगे और यहाँ पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जो भारत से गए हुए थे पहले, कई सालों पहले, आज़ादी के बाद में जो गए हुए थे, आज़ादी से पहले जो गए हुए थे, उनको नागरिकता देंगे। केवल इसमें कौन शामिल नहीं है? मुस्लिम शामिल नहीं है, बाकी सारे धर्म शामिल है। ठीक है, 2014 से पहले पहले जो भारत में आ रखे हैं वो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो 2014 के अंत तक आए थे भारत में, उनको भी देंगे। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में, परमिट क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में ये संशोधन लागू नहीं होगा। मतलब जो इन पूर्ववर्ती राज्य ना 5वीं 6ठी अनुसूची में, उनमें लागू नहीं हो रहा है ये संशोधन। और 10 जनवरी 2020 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ पूरे देश में लागू हो गया है ये। तो ध्यान रखो, ये पास कब हुआ? 12 दिसंबर 2019 को, और पारित कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को पूरे भारत में लागू। तो है ना, CAB है ना, केब भारत में लागू कब हुई? 2020 में, और आई कब थी? 2019 में, जनवरी में लागू हुई, दिसंबर में आ गई थी दोस्तों ये। तो ये आपको समझ में आया ना, क्लियर है। आगे देखो, ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था आगे करते हैं इसकी बात। तो दोस्तों, संविधान का नया संशोधन है, इसके बारे में देखो। अभी 126वां संशोधन हुआ 2019 में 126वां संशोधन हुआ संविधान में। ये कौन सा? अब देखो, ये लास्ट के अंतिम संशोधन है ना, तो ये एग्जाम में आते हैं दोस्तों। 126वां संशोधन हुआ है, वो हुआ संसद के अंदर जो एंग्लो इंडियन चुनकर जाते हैं एक तो, और एक आपके कौन, SC ST की जो निर्धारित सीटें हैं ना, सीटें की गई है, फिक्स की गई है सीटें, तो उन सीटों के बारे में 126वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है ये। 126वां तो हुआ है, लेकिन कौन से नंबर का? 104वें नंबर का है। आपको पता होना चाहिए 104 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन टोटल कितने में? 126, जिनमें से बाकी के कितने जो बच्चे हैं, 104 तो लागू हो चुके हैं और बाकी ये खारिज हो गए थे। ये ऐसे दे रखा, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इस संविधान संशोधन का किस अनुच्छेद से संबंध है दोस्तों? 334 से। एक तो ये, और आपका इसका भी संशोधन किससे संबंध है? प्रवासियों का, 334 में। तो ये दोनों अनुच्छेद आ गए ना यहाँ पर, 2 बार करंट जीके आ रही है, तो ये एग्जाम के लिए अच्छा है। अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST की जो जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST, उनको आरक्षण की 10 वर्ष की अवधि बढ़ाई है। 2020 तक था, 2030 तक हो गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत संसद में जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता था, देखो टोटल करता है 14 मनोनीत, 12 तो करता है राज्यसभा में और 2 करता है लोकसभा में। जो 2 एक लोकसभा में करता था ना, वो अनुच्छेद 333 के तहत करता है। सॉरी, ये ध्यान रखना, आरक्षण 34 में, और वैसे कौन से के तहत करता है? 333 के तहत 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन जो करता है अब नहीं करेगा मनोनीत, मतलब 2 नहीं करेगा। अब कितने रह गए मनोनीत सदस्य? 300, मतलब 12 ही हो गए। ठीक है, तो ये क्लियर ध्यान रखना आप। तो एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि एक माता पिता में से विदेशी और एक विदेशी, मतलब भारतीय हो, तो वो आता है। तो 334 में इसको शामिल किया गया है, और 333 से राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। राज्य विधानसभा में कौन करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यपाल कितना विधान परिषद में करता है? 1, विधानसभा में 0 है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, आंध्र प्रदेश में दिशा विधेयक पास हुआ। अभी आंध्र प्रदेश में कौन सा? दिशा विधेयक 2019 पास हुआ है। इसके अंदर क्या है? जो भी बलात्कार का आरोपी है उसको 14 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन की कार्य जांच पड़ताल के बाद में फांसी की सज़ा, या भारतीय दंड संहिता 1956 और 1954 के द्वारा बाल यौन शोषण के लिए 10 से 14 साल की जेल और उसको फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा आपकी जो है वो दी जाएगी। ये सबसे बढ़िया कानून बनाया इस राज्य ने, क्योंकि बलात्कार के जो केस है ना दोस्तों, वो अभी बढ़ रहे हैं सारे के सारे। बलात्कार पे तो IPC लगती है, वो 376 लगती है, और जो इनको कैद होती है वो 356 से होती है, और बाल शोषण को कैद होती है वो 354 से होती है। तो ये IPC इस बार महिला बाल शोषण अधिकार अपने राजस्थान पुलिस में, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, इसकी GK भी आई है, ये देख लो आप। WHO है, ये 2020 को नर्स
ऑफ मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। WHO ने 2000 मतलब यूएनओ है ना, उसके जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की यादगार के अंदर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष 2020 को इसने नर्स ऑफ मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के जन्मदिवस पर। अब इसकी जन्मदिवस कब आता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखो सुनो, नर्सिंग का जो जनक है ना वो कौन है? पितामह, आधुनिक नर्सिंग का पितामह कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो नर्सिंग का जनक है ये, नर्सिंग इसी ने शुरू की थी, मेडिकल स्टाफ। तो नर्सिंग है, उसका जनक हो गया। 21 फरवरी को जन्मदिन आता है, तो 21 फरवरी को नर्सिंग दिवस भी मनाया जाता है इनकी याद में, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की पहली आधुनिक नर्स थी। और ये आपको ध्यान होना चाहिए, अभी हाल ही में भारत में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, मेडिकल परिषद भारत, इसका नाम बदलकर अब नया आयोग बनाया है NMC। क्या बनाया? NMC, ठीक है। अभी बनाया 2019 के अंदर। तो ये मैंने बताया था अभी पहले जीके में, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और अभी जो इसका अध्यक्ष है WHO का अध्यक्ष कौन है? ट्रेडोस है, जो कहाँ के रहने वाले? इथोपिया के, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में 2015 के परमाणु समझौते से अलग होने के लिए निर्णय लिया ईरान ने। अब ये समझौता सुन लो, परमाणु CTBT संधि। PTBT संधि कब हुई थी दोस्तों? CTBT 1966-67 में हुई थी। 1992 में भारत ने हस्ताक्षर नहीं करे, इसमें चर्चा में रहा है परमाणु अप्रसार संधि। मतलब कोई एक संगठन है, परमाणु संगठन अपना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन IAEA, ठीक है, IAEA। इसके अंदर ये कहा गया है कि विश्व का कोई भी देश परमाणु के प्रसार नहीं करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, केवल जितने बने हुए हैं उनकी सुरक्षा करेगा, नए हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि ये विध्वंसक हथियार है, ये देश का विनाश कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर क्या बजट खर्च करना जो विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए क्या है? तो भारत ने भारत के साथ भेदभाव हुआ है। भारत को NSG की सदस्यता भी नहीं दी है। NSG क्या होता है दोस्तों? नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मतलब जो न्यूक्लियर का प्रोडक्ट ना वो सप्लायर करने वाले देश है, तो वो उसमें भारत को सदस्यता नहीं दी है। रूस से समान आता है अपने पास में, तो क्यों नहीं दी है भारत की सदस्यता? क्योंकि भारत ने PTBT संधि पर, परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए, और जो वहाँ पर साइन नहीं करेगा उसको ये सामान नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान ने विरोध किया है इसका कि भारत को सामान रूस क्यों दे रहा है? तो भारत मित्रवत संबंध अच्छे कायम कर रखे हैं, तो वो रूस सामान दे रहा है, उसने हस्ताक्षर कर रखे हैं दोस्तों। क्योंकि वो देश 1944 में जो P5 देश है ना, पावरफुल विश्व के 5 देश है, रूस है आपका, ब्रिटेन है, फ्रांस है आपका, ठीक है। तो ये देश क्या करते हैं? चीन है, जापान है P5 में। और अभी है P5+1 का मतलब है नया देश, छठा कौन सा जुड़ा है? जर्मनी जुड़ा है। तो जर्मनी है ना, वो भी देश का, विश्व का ताकतवर देश बन गया। तो P5 तो कौन कौन से हो गए? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, ये हो गए। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जापान, ये हो गए। अब इनके अंदर अभी छठा P5+1 में छठा कौन सा बना है? +1 का मतलब जर्मनी। तो हाल ही में किसको जोड़ा गया है? जर्मनी को। अब ये सारे देश क्या करते हैं? उधर संधि थी उस पर PTBT, CTBT, NTBT पर क्या करा? इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। इन्होंने क्यों करा? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तभी हिरोशिमा नागासाकी पर तो अमेरिका ने साइन कर दिया था, मतलब परमाणु बम बनाकर परीक्षण किया था। जबकि राजस्थान भारत में कब हुआ था? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और दूसरा कब हुआ था? 1998 में अटल बिहारी के वाजपेयी के समय। तो वो तो दूसरे विश्व युद्ध में 1944-45 में ही पूरे विश्व के गुरु बन गए थे, शक्तिशाली बन गए थे, मान शक्तिशाली थे, और भारत नहीं बना था। तो भारत तो कैसे कर सकता था साइन? क्योंकि परमाणु हथियार बनाना तो है ही है अपने को, क्योंकि आज भी आपको पाकिस्तान से खतरा है भारत के वासियों को, तो वो इसीलिए साइन नहीं किए। और पाकिस्तान ने भी नहीं किए क्योंकि उसको भी भारत से खतरा है। तो ये सारी रामलीला जो ये सिनेरियो चल रहा ना, ये सारा ही आज के पाकिस्तान के चक्कर में चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया के अड़चन ला रहा है सुरक्षा के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा विकास मतलब ये चर्चा में है। तो ये ध्यान रखना, अभी परमाणु समझौते में जो अभी देश अलग हुआ है वो कौन सा हुआ दोस्तों? ईरान हुआ है। और इससे पहले देखो ईरान कब हुआ है? 2019 में हुआ है।
2019 में। और इससे पहले 2018 में कौन हुआ दोस्तों, 2018 के अंदर अमेरिका भी अलग हो गया था इससे। अमेरिका भी क्या कहा था कि मैं भी नहीं रहूँगा इसके अंदर, मतलब मैं भी परमाणु प्रसार करूँगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, इसका गठन है, परमाणु समझौता का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2015 में, ठीक है। और ये जो सम्मेलन हुआ था उसमें परमाणु संवेदनशील गतिविधियों को सीमित करने के लिए था। 2018 में अमेरिका भी अलग हो गया और 2020 के अंदर 19 में कौन हो गया, ईरान अलग हो गया। और ध्यान रखो, आपको ये सारी चीज़ें कंबाइंड करके पढ़नी है दोस्तों, ऐसे नहीं पढ़ना। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम में कहीं पार नहीं पड़ने वाली आपकी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, क्लियर है ना। ये राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों और अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का अभी 25वां सम्मेलन हुआ है। कौन सा 25वां? ओटावा कनाडा में हुआ है। ओटावा कहाँ पर? कनाडा के अंदर है, कनाडा में। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत ने किया। लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अपना ओम बिरला। मतलब जो ये हुआ ना अभी सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देश कॉमनवेल्थ कंट्री वो देश है जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हुए हैं। ऐसे देश, मतलब राष्ट्रमंडल में कौन से देश है जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हुए हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। आज भी कर रहा है और उस टाइम में भी करता था। आज इनडायरेक्ट कर रहा है, पहले डायरेक्ट करता था जब भारत को ब्रिटिश भारत कहा गया। तो ये कहते हैं कि ये सम्मेलन हुआ था ना, इस सम्मेलन की मेजबानी है वो ब्रिटेन ने की। और कहाँ पर संपन्न हुआ था? ओटावा कनाडा में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। और ओम बिरला कहाँ के हैं? कोटा के संसद से गए हैं। और साथ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय भी गए थे इसके अंदर, और लोकसभा हरिवंश राय भी गए थे, और लोकसभा के महासचिव सन्यासी लता वास्तव भी गई थी इसके अंदर। तो इसलिए ये चर्चा में रहा है, ठीक है। आगे देखो, इसमें जो कुल देश है ना वो वैसे 28 ही हैं, ठीक है। अब आगे देखो, खाली अभी हाल ही में यूरोपीय संघ EU, यूरोपियन यूनियन, EU से अलग हुआ है ब्रिटेन। EU का मतलब जो यूरोपियन देश है ना, पूरे यूरोप प्रदेश के, उनका एक संघ बना रखा है। 28 देशों का राजनीतिक आर्थिक मंच है वो, 28 देशों का विकास देखते हैं। तो वहाँ से एक देश अलग हुआ हाल ही में, ब्रिटेन इसकी सदस्यता छोड़ दी है 2019-20 के अंदर। अब सुनो, जो सदस्यता छोड़ दी है इसको कहते हैं ब्रेग्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट। जैसे एक्जिट होता है ना, वैसे ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो ब्रेग्जिट का मतलब पूछ सकता है कि ब्रेग्जिट का संबंध किससे? तो आपका ब्रिटेन से है। 2020 में ब्रेग्जिट हो गया, 28 देश थे, अब कितने रह गए? 27। तो ध्यान रखो, यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश? अभी 27। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। तो ये बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों। नीचे नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत निर्वाचन आयुक्त कौन बना है? सुनील अरोड़ा। जो सुनील अरोड़ा है ना, इनको दक्षिणी एशिया चुनाव, मतलब दक्षिणी एशिया में जो चुनाव हो रहे हैं 2020 का, उसका प्रबंधन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह भारत का निर्वाचन आयोग है ना अपना, निर्वाचन आयुक्त नहीं है दोस्तों, यहाँ पर निर्वाचन आयोग है। ये निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। ये निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ी सी मतदाताओं से बात कर लेते हैं। अपने वयस्क मताधिकार का अधिकार है, मतलब उम्र थी पहले वोट डालने की 21 वर्ष, अब कितनी है? 18 वर्ष। तो ये किसके प्रयासों से हुआ? राजीव गांधी जी के प्रयासों से। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसके प्रयासों से राजीव गांधी ने किया था और उन प्रयासों को सफल बनाया। तो आज का युवा वोट डाला तो देश का भविष्य किसके हाथों में आ गया? युवा के हाथों में आ गया। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो वोट डाल रहे हैं। तो एक वोट एक मत के उदाहरण है अपने भारत का मताधिकार क्या है? एक वोट एक मत। एक व्यक्ति एक मत ही दे सकता है। और ये 18 वर्ष का देने का निर्णय किसने लिया? राजीव गांधी ने। तो उन्होंने लिया ना, तो सबसे पहले युवाओं से भारत में युवा जीता। तो युवा का मतलब युवा प्रधानमंत्री है भारत का, वो कौन बना? आपका राजीव गांधी। और विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी को आपको पता है, मैंने बताया था जीके में, कौन सा? सन्ना मारिन बोल दो। अब जो मताधिकार का अनुच्छेद है वो कौन सा? 324 से 329। ये अभी सेकंड ग्रेड में आया था कि आप वोट एक मत एक वोट किस अनुच्छेद को परिभाषित करता है? 324 को। और निर्वाचन आयोग कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 319 तक है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? 21 से घटाकर क्या कर दी थी? उम्र वादी सारी चीज़ें मैंने बताई। और 326 के अंदर उम्र का बखान है इनमें। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? सोनी एन सिंह ने, ठीक है।
और भारतीय मूल की रहने वाली है ये। वैसे कहाँ की है? जमैका की रहने वाली है। जमैका केला उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? भारत की, जमैका की। और है कहाँ की पैदाइशी, मतलब इसका जन्म कहाँ है? सोनी एनसिंग का, वो आपका है भारत। तो ध्यान रखो 2019 के मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला? टोनी एनसिंग को। कहाँ की है? जमैका की। वैसे पैदा कहीं हुई थी ये? भारत में, तो इसीलिए चर्चित है ये। दूसरे नंबर पर कौन आई है? मिस फ्रांस अपोली, मिस फ्रांस ओपली मेजिना रही है, ठीक है। और भारत की सुमन रावत, अभी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सुमन रावत है, सुमन रावत मत बोलो, सुमन राव बोलो इसको। राव जो इतिहास की जाति अपनी वो है ये सुमन राव। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की रहने वाली है दोस्तों, डूंगरपुर की। ये राजस्थान की रहने वाली है, इसीलिए एक चर्चा में है दोस्तों। मतलब राजस्थान की कोई लेडीज है जो खूबसूरती के अंदर 2019 में भारत में तीसरे नंबर पर आई है। तो राजस्थान का तो पहला नंबर हो गया, और मिस वर्ल्ड 2019 में कौन सा हो गया? पूरी दुनिया में तीसरी नंबर की सुंदर लड़की है ये, ठीक है, सुमन राव। नेक्स्ट देखो आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सा हो गया? मतलब एशिया के देश है ना, उनका डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है, ये लघु ऋण है, ठीक है, और दीर्घकालीन के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? मात्सुक ओसाकावा, मात्सुंग ओसाकावा। एशियन डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन हो गया? मात्सुंग ओसाकावा, ठीक है। और 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला। दुनिया के सबसे प्रमुख स्पोर्ट टूरिज्म, स्पोर्ट यानी समझ गए खिलाड़ी का, टूरिज्म जो है डेस्टिनेशन अबू धाबी को चुना गया है। यहीं पर दुनिया का सबसे खुशहाल देश अबू धाबी को चुना है। यहीं पर दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। 34 वर्षीय सन्ना मारिन है ना प्रधानमंत्री, वो यहीं की बनी थी। अभी दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ की बनी है? सन्ना मारिन। कब बनी है? 2020 के अंदर। कहाँ की बनी थी? फिनलैंड की, ठीक है, फिनलैंड की। ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री वगैरह IT जंग वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। हाल ही में 8 पश्चिमी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर इको किया। पहले 8 पश्चिमी देश थे जिनकी मुद्रा का नाम था साझा, अभी क्या कर दिया? इको। हाल ही में 2019 दिसंबर में अमेरिका और भारत के मध्य 2+2 वार था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे लिखा हुआ आएगा पेपर में। 2+2 वार्ता किन दो देशों के बीच हुई? तो अमेरिका और भारत के बीच में होती है 2+2 वार्ता। हमेशा 2 बार हो गई है। कितने बार हो गई है ये वार्ता दोस्तों? 2 बार हो गई है। एक बार तो 2018 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। पहली बार तो कहाँ हुई थी? 2018 में नई दिल्ली में। और 2019 में कहाँ पर हुई है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई है। इसके अंदर 22 मंत्री गए थे। कितने मंत्री गए थे? 2+2 मंत्री गए थे। विदेश मंत्री गया था एक, तो आपका एक रक्षा मंत्री गया था, ठीक है। तो ये भारत में निवेश करने वाली जो अमेरिकी रक्षा कंपनियां ना, उनके हितों की रक्षा की गारंटी दी थी। तो 2+2 वार्ता के नाम से क्या है? इतना सा ध्यान रखो, अमेरिका और भारत के मध्य हुई थी। बोलो क्लियर है क्या? भारतीय मूल के व्यक्ति गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। तो अभी भारत की जो गूगल व्यक्ति है ना, वो गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। विश्व के सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति, ठीक है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह विश्व में इनकी। और अभी अल्फाबेट एक नई कंपनी बनी है, उसके CEO बना दिया इनको, ठीक है। और ये 2004 में गूगल में कार्यरत है, 2004 से गूगल में कार्यरत है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? मलाला यूसुफजई। अब ये मलाला ना, ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रही है। ये पाकिस्तान के, इसने नारी शिक्षा के लिए, देखो मुस्लिम धर्म में बच्चियों को बुर्का पहनाते हैं, स्कूल में नहीं जाने देते, मतलब पर्दा प्रथा आज भी चल रही है। अभी 2019 में राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने पर्दा प्रथा समाप्त की है, पर्दा प्रथा निषेध एक्ट चलाया है, तो ये ध्यान रखना। और मुस्लिम धर्म में पर्दा प्रथा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो मलाला यूसुफजई है ना, शिक्षा के लिए जोर दिया था इसने। तो राजस्थान में किसने दिया था? कालीबाई ने। तो आज की कालीबाई कौन हो गई? मलाला हो गई। भाई उस टाइम में कालीबाई ने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो आज लड़ाई की कौन लड़ रहा है? मलाला। मलाला कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता है। नोबल शांति पुरस्कार भी मिला था दोस्तों इसको 2014 के अंदर। 2014 में क्या मिला था? नोबल शांति। और इसके साथ साथ किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए थे ये। तो पहला अश्वेत भारतीय राष्ट्रपति किसको चुना गया था? कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली पहली महिला कौन बनी? क्रिस्टिना कोच। मतलब क्रिस्टिना कोच लेडीज है जो बिना किसी पुरुष के 300 दिन तक अकेली नासा की तरफ से गई थी, अमेरिका की तरफ से स्पेस के अंदर, और 300 दिन रुक के आई है। तो ये भी बढ़िया है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो दोस्तों खुद, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक WEF, वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आप खुद नेट पर देखो दोस्तों।
ये आप पढ़ लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2020 को ये देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है। 2020 को ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों, ये ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। ट्रांसपेरेंसी द्वारा भ्रष्टाचार बोधगंक सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान आया? 80वां। इसका पैमाना कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? 0 से 100 तक यूज़ किया जाता है। जो जीरो, देखो सुनो, 0 से लेके 100 तक का आंकड़े होते हैं। भारत का कौन सा नंबर है? 80। अब सुनो, जो 0 के पास में होगा ना ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और जो 100 के पास में होगा वो सबसे कम भ्रष्टाचार है। मतलब 100 नंबर का तो सबसे कम भ्रष्टाचार है, सबसे नीचे पायदान पर है, और जो 1 नंबर का वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। समझ में आया ना आपको? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां, मतलब कम भ्रष्ट है अभी भारत। और भारत में सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। भारत में सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त राज्य कौन सा? राजस्थान। स्विट्जरलैंड इस सूची में सबसे शीर्ष पर है, मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अमेरिका, फिर सिंगापुर, फिर स्वीडन, डेनमार्क। विश्व में सबसे अंतिम स्थान ये मान किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? आपके ये हुआ आपके अंतिम स्थान, सॉरी दोस्तों मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आपको बता नहीं पा रहा। सबसे अंतिम स्थान शायद डेनमार्क को हुआ है। किसको हुआ? डेनमार्क को हुआ, जहाँ तक मुझे पता है डेनमार्क को हुआ है। ठीक है, तो मैं वैसे रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट नेट पे देख लो आप दोस्तों, डेनमार्क हुआ है। तो दोस्तों ये आपका करंट जीके का क्लास पूरा ख़त्म होता है। आपका दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। आपको बेस्ट ऑफ लक राजस्थान पुलिस के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों आप अपने आप को परखें, किसी से कमज़ोर नहीं समझे। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, ये सारी की सारी क्लास से लेके, तो आप एक दिन अच्छे बनोगे, क्योंकि करंट यहीं काम नहीं आनी है। तो मैंने कहा था भाई ना राजस्थान पुलिस, तो ये आपको आगे हेल्प साबित करेगा, ये आगे मदद मिलेगी इसकी। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम दोस्तों। बॉस्किन कोचिंग क्लासेज GKF जयपुर में आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही तैयारी करो, आप जुड़े रहो, और इस वीडियो को, करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, अन्य विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और दोस्तों सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा अच्छे दोस्तों से मुझे, और अच्छे आप पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ चलो इतना तो लोगों को फ़ायदा मिला। तो दोस्तों स्पेशली आपको सब्सक्राइब के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना हो सके उतना आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।